हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवास के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि हमारी ईवीएस के अंदर का हम कर रहे हैं पहली थीम। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने 4 प्रकार के आवास के बारे में, यानी कि घरों के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम उससे आगे बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करते हैं ईंट के बने घर, ऊंची ऊंची इमारतें जो बनती हैं वो किस जगह बनती हैं, आइए हम जानते हैं। तो अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें एवं बहुमंजिले मकान देखने को मिलते हैं। कौन से स्थानों पर मिलते हैं ये? समतल मैदानी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर मैदान होता है समतल, वहाँ पर ये ईंट के बने ऊंचे ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। और जो शहर है वो हमारा दिल्ली, मुंबई, ये सभी हो जाएंगे। इन यहाँ पर हमें ईंट के बने हुए घर दिखते हैं या फिर बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई बिल्डिंगें दिखती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें बहुत बहुत ऊंची इमारतें वहाँ मिलती हैं जहाँ पर घर बनाने को जगह कम होती है। तो एक के ऊपर एक कई सारे फ्लोर या फिर जिसे हम फ्लैट कह देते हैं वो बनाते हैं। एक के ऊपर एक कई मंजिल तक बने होते हैं, 30-30, 40-40 मंजिलें ऊंची इमारतें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। पहले देख लेते हैं इसके फोटो के बारे में। तो ये देखिए, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको समतल मैदानी क्षेत्र पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या तो बहुत अधिक होती है और घर बनाने की जगह कम होती है। तो उसे एक ही घर के ऊपर कई मंजिलें बना देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। अगला प्रकार है हमारा हाउस बोट। हाउस बोट यानी कि ये एक प्रकार की नाव होती है घर के आकार की। इनका स्थान का होता है, ये आपको कहाँ मिलेंगी? तो ये आपको डल झील में देखने को मिलेंगी, श्रीनगर में। हाउस बोट, इसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है, यानी कि इन्हें डिजाइनदार बनाया जाता है और उस नक्काशी को हम कहते हैं ख़त्म बंद, जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। और अगला पॉइंट है, ये पर्यटकों के लिए होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, डल झील में पर्यटकों के लिए हाउस बोट बनाई जाती हैं। इससे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 हैं। पहला है कि हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई। तो हाउस बोट की लंबाई 80 फीट होगी और चौड़ाई 8 से 9 फीट होगी। इसके बाद बात करते हैं जो हाउस बोट पर नक्काशी यानी कि डिजाइन्स बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है। तो जो नक्काशी होती है उसे हम कहते हैं ख़त्म बंद। और बहुत सारे पर्यटक या कह लीजिए नए नए जिनकी शादी होती है, कपल्स, वो इन हाउस बोट्स में जाते हैं रहने के लिए, अपने पर्यटन के लिए जाते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? डल झील में हाउस बोट आपको देखने के लिए मिल जाती है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हाउस बोट किस प्रकार की होती है। तो ये रही हाउस बोट। ये बोट के ऊपर घर टाइप का बना होता है और ये यहाँ पर पर्यटक आकर रुकते हैं अपने पर्यटन के लिए। घर के आकार का ही होता है और इस पर ये सुंदर नक्काशी की गई है, जिसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। इस बात को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। अगला प्रकार है हमारा डोंगा। डोंगा ये भी एक प्रकार का आवास होता है। ये आपको देखने को मिलता है झेलम नदी में। तो हाउस बोट हमारी डल झील में और डोंगा हमारा झेलम नदी में देखने को मिलती है। ये भी नाव के ऊपर ही बने हुए घर होते हैं। ये हाउस बोट की तरह लकड़ी के बने रहते हैं, पहला पॉइंट। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं, यानी कि इन पर कोई डिजाइन नहीं होती, नक्काशी रहित होते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इसमें स्थानीय लोग रहते हैं।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डोंगा में जो रहते हैं वो रहते हैं स्थानीय लोग। नक्काशी रहित होता है डोंगा, और झेलम नदी में आपको देखने के लिए मिलेगा स्थानीय लोग रहते हैं, नक्काशी रहित रहते हैं, और ये होते हाउस बोट की तरह ही हैं। अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डोंगा किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये है डोंगा का चित्र जिसमें स्थानीय लोग रहते हैं। ये हमारा बोट के ऊपर बना है घर, इसमें स्थानीय लोग रहते हैं। ये आने जाने का रास्ता है इसके अंदर, यानी कि ये पर्यटकों के लिए नहीं रहता है, ये वहाँ के लोग ये घर बनाकर झेलम नदी में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीटेट में आपसे बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला है हमारा बर्फ़ का घर, या फिर जिसे हम कह लें इग्लू। इससे बहुत बार पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका पहला ही हो जाता है पेपर में। इससे क्वेश्चन आपने को, अगर आपका क्वेश्चन आया तो आपका क्वेश्चन यही से आएगा। पहली लाइन विशेष तौर पर याद करके जाना कि इग्लू जो होता है वो एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। कौन से शिकारियों का? एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। और ये मिलते कहाँ पर हैं आपको देखने के लिए इग्लू? तो ये आपको बर्फ़ वाले क्षेत्र में मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड और कनाडा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इग्लू, यानी कि जो बर्फ़ से घर बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि एस्किमो शिकारियों का ये अस्थायी निवास होता है, वो इसमें रहकर शिकार करते हैं। इससे रिलेटेड और पॉइंट्स भी जानते हैं एक एक करके। तो बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। तो जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो एक घर का आकार ले लेते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं। ये हमारा एस्किमो जनजाति या फिर एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। अगला पॉइंट है, ये गुंबद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके। यानी कि जब इनको बनाया जाता है तो ऊपर से ये गुंबद टाइप के होते हैं, और इनका जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत छोटा बनाया जाता है, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर बैठे व्यक्ति को ना लगे, ठंडा ना महसूस हो अंदर रहने वाले व्यक्ति को। देखते हैं चित्र के माध्यम से इग्लू का चित्र। तो ये देखिए इग्लू का चित्र, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को दीवार बनाई गई है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो छोटा रखा गया है, ताकि जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो ज़्यादातर इसमें प्रवेश ना कर पाएँ। और ये एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में। ये है हमारा टेंट। तो टेंट ये शादियों में लगने वाला टेंट नहीं है, ये एक प्रकार के इसमें लोग रहते हैं। लद्दाख में चांगपा जनजाति टेंट के अंदर रहती है, वो याक के बालों से बनाती है टेंट को, जिसे हम रैम्बो कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टेंट के बारे में। ये लोगों का अस्थायी निवास है। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है। तो कई जगह पर अलग अलग प्रकार से टेंट बनाकर लोग रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के टेंट बना लेते हैं, कपड़े के बना लेते हैं आदि, और भी कई सारी चीज़ों के टेंट बन जाते हैं। तो टेंट तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट केवल एक ही है कि लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे हम रैम्बो कहते हैं। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति बनाती है। तो चांगपा जनजाति कहाँ है? लद्दाख में। और किसकी बनाती है? याक के बालों की पट्टियों से, और उसे कहते क्या है? तो रैम्बो कहते हैं। याक के बालों की पट्टियों से बनने वाले टेंट को हम रैम्बो कहते हैं, जिसमें लद्दाख की चांगपा जनजाति रहती है। आपको ये इम्पोर्टेंट के तौर पर याद करना है प्रश्न।
अब चित्र के माध्यम से देखते हैं कैसा होता है हमारा ये टेंट। तो देखिए, ये है हमारा रैम्बो या टेंट कह लीजिए, याक के बालों से विशेष प्रकार का ये एक टेंट बनाकर लोग इसमें रहते हैं। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के आवास के प्रकार कह लीजिए, या फिर जो हमने पीछे पढ़े थे 4 प्रकार के शेल्टर, उनके आगे की वीडियो कह लीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और ईबीएस की बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।